नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से संपूर्ण कक्षाएं पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे शंकु परिच्छेद नाम के अध्याय के बारे में, जो कि कक्षा 11वीं का 11वां अध्याय है। और इसमें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अति परवलय के बारे में। अभी अति परवलय क्या होता है और इसके कुछ उदाहरण डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं अति परवलय के कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं है। जो परेशानी थोड़ी बहुत पढ़ाई में है वो तो अपन यहाँ क्लियर कर ही रहे हैं। अति परवलय अंग्रेजी में हाइपरबोला। बहुत सारे ऐसे वक्र होते हैं जो अति परवलय शेप के होते हैं और हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, कुछ नहीं देखते। जैसे मान लीजिए आपने कोई लेंस देखा है, वो ऐसा हो सकता है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, नाभिकीय विस्फोटन होता है और बिजली बनाई जाती है, उनमें डोम बने होते हैं कुछ ऐसे। ये जो डोम होते हैं वो भी डोम मतलब ऐसा, मतलब चिमनी टाइप बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर रिएक्शंस होती है, धुआं निकलता है, लेकिन ये जो शेप है ये अति परवलय का होता है। मैं आपको अति परवलय का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आपने कक्षा 11वीं में एक समीकरण पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा पीवी बराबर एनआरटी, और आपने बोला था कि यदि टी को अपन स्थिर कर देते हैं तो इसका आरेख बनाना बड़ा आसान है। इसका आरेख ऐसा बनता है, मतलब बता देता हूं मैं आपको, ऐसा कुछ आरेख बनता है। ये जो आरेख है इसे कहा जाता है अति परवलय। ये एक स्पेशल तरह का अति परवलय है जिसे समकोणीय अति परवलय कहा जाता है, लेकिन ये भी एक अति परवलय है। तो कुल बात यह है कि अति परवलय आप अपने दैनिक जीवन में कई बार देख चुके हो, समझ चुके हो, लेकिन किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में लिखना है आपको नहीं पता। आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि अति परवलय होता क्या है। सबसे पहले दो छोटी छोटी परिभाषाओं से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली परिभाषा शंकु की परिभाषा, जो कि हमने देखी थी। यदि एक रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और एक स्थिर बिंदु है ऐसा x1 y1, ये a बिंदु है और एक p नाम का बिंदु है जिसे अपन अल्फा कॉमा बीटा कह रहे थे, है ना। तीनों परिभाषा देखी अपन ने। P से A की दूरी और यहां से P से इस रेखा की दूरी m। आपने एक अनुपात निकाला था और मैंने आपसे कहा था कि यदि हम P से A की दूरी और P से m की दूरी का अनुपात निकाले जो कि E के बराबर है, तो आपके सामने 3 केसेस आते थे। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या कि E बराबर 1 हो जाए तो ये परवलय है, बात तो सही है। E बराबर 2 हो जाए या E जो है वो 0 और 1 के मध्य हो जाए, यही था, तो ये क्या होता था, ये दीर्घवृत्त होता था। दूसरा या तीसरा, अगर E 1 से बड़ा हो जाए तो ये अति परवलय होता है। क्या होता है सर जी? अति परवलय। तो अब जो अति परवलय आएगा उसके अंदर उत्केंद्रता का मान 1 से बड़ा आएगा। पहली बात, उत्केंद्रता का मान 1 से बड़ा आएगा तो कितना आ सकता है पता नहीं, मतलब यहां पर भी दीर्घवृत्त के जैसे हमें जितने भी सवाल होंगे उनमें उत्केंद्रता निकालनी पड़ेगी। किसी में 1 आ सकती है, किसी में 2 आ सकती है, किसी में 10 आ सकती है, ये अलग बात है। दूसरी परिभाषा जो यहां पर हमने देखी थी वो ऐसी थी कि मान लीजिए दो बिंदु है, ये F1 नाम का बिंदु है और ये F2 नाम का बिंदु है। अगर मैं एक P नाम का बिंदु लेता हूं जिसकी यहां से दूरी और यहां से दूरी का जो योग है PF1 प्लस PF2, अगर ये अचर के बराबर है और इस अचर को अपन ने 2a भी कहा था, तब हम कहते हैं कि यह दीर्घवृत्त बनाता है, मतलब एलिप्स बनाता है। परंतु यदि इनका योग की जगह इनका अंतर निकाल लिया जाए, अंतर मतलब PF1 माइनस PF2, अब जब भी अंतर निकालते हैं ना,
हमारा टारगेट ये होता है कि अंतर निकले। से मान लीजिए मैंने कहा, मान लीजिए आपका भाई है जिसकी उम्र 10 साल है, आपकी उम्र 12 साल मान लेते हैं, 12 नहीं 15-20 साल मान लेते हैं, आपके भाई की उम्र 13 साल मान लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि आपकी और आपके भाई की उम्र के बीच का अंतर कितना है, तो चूंकि आपका भाई आपसे छोटा है, आप कहोगे 2 साल का अंतर है। अगर वही बात मैं आपके भाई से पूछूं तो भी वो कहेगा 2 साल का अंतर है। तो जब अंतर निकालते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि बड़े में से छोटे को घटाया या छोटे में से बड़े को घटाया, हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच कितना अंतर है, मतलब घटाने के बाद धनात्मक भाग कितना है। और इसीलिए गणित में जब अंतर निकाला जाता है तो मापांक का प्रयोग होता है। और यहां पर भी ये 2a के बराबर हो जाए, मतलब किसी अचर संख्या के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए pf1 माइनस pf2 2 के बराबर हुआ, तो 2a का मतलब 2, a का मतलब 1। अगर ये अंतर 4 के बराबर हुआ तो 2a का मतलब 4, a का मतलब 2। तो इस केस में ये बनाता है अति परवलय, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा जहां से आपकी एनसीईआरटी में सारी इक्वेशंस डिराइव की दी हुई है। और यहां पर भी मतलब दीर्घवृत्त में भी इसी परिभाषा से डिराइव किए, इसी अति परवलय में भी यहां परिभाषा से डिराइव किए, लेकिन डेरिवेशन आपके सवाल में या आपकी किताबों में होंगे लेकिन परीक्षा में नहीं आते। खैर, तो यह है अति परवलय। तो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अति परवलय होता क्या है। अब सबसे जरूरी बात है कि इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहा जाता है। दीर्घवृत्त में जिस पर F1 F2 होता है उसे हम दीर्घ अक्ष कहते थे, यहां दीर्घ अक्ष नहीं कहेंगे, तो क्या लघु अक्ष कहेंगे? वो भी नहीं कहेंगे। चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। बात कर रहे हैं दीर्घवृत्त के बारे में। जैसे मान लीजिए ये 2 अक्ष है, एक x अक्ष है और एक y अक्ष है, ठीक है। दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है उसे समझते हैं, बाकी सब तो छोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो समीकरण होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, समीकरण 1, जो कि मानक समीकरण है। आपको दीर्घवृत्त का समीकरण याद है? याद है। अब अति परवलय का समीकरण देखो, x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग सदैव 1 के बराबर है। और यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दीर्घवृत्त में यहां प्लस था और 2 कंडीशन थी कि a बड़ा है कि b बड़ा है, यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या कंडीशन है कि कुछ भी हो, a बड़ा हो या b बड़ा हो। समीकरण ऐसा है, यह है मानक समीकरण अति परवलय का। अब a क्या है, b क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए दीर्घ अक्ष के अंदर जब हम या दीर्घवृत्त के अंदर जब मैं दीर्घ अक्ष कहता था तो यहां दीर्घ अक्ष जैसा कुछ नहीं है। यहां कहा जाता है अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। ये जो अक्ष है इसे कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, और ये जो अक्ष है इसे कहा जाएगा संयुग्मी अक्ष। अब अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष के बारे में कहानी यह है कि अनुप्रस्थ अक्ष को अंग्रेजी में ट्रांसवर्स एक्सिस और उसे कॉन्जुगेट एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स एक्सिस पता है हम लोग इसे डिराइव या सब चीज़ों को इतना खतरनाक तरीके से एक एक चीज़ लिख के क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इतना आपकी परीक्षा में काम का भी नहीं है। आपको बस फोटो बना के देख के समझ लेना, बाकी सवाल सारे हो जाएंगे। ये है कॉन्जुगेट एक्सिस। जब जेई की तैयारी करते हैं ना तो इसकी एक पूरे की अलग किताब आती है जो कि इतनी मोटी होती है, सिर्फ इनके बारे में, ठीक है। तो इनका बहुत मतलब ये जो ज्ञान है ये बहुत ज़्यादा है इनका, लेकिन हमें बहुत लिमिटेड पढ़ना है कक्षा 11वीं के हिसाब से। तो अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष नाम के 2 अक्ष आपके पास है, बिल्कुल है। नाउ अब समीकरण लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है यहां पर कि x के वर्ग का साइन धनात्मक है कि y के वर्ग का साइन धनात्मक है। यहां तो चिन्ह 1 है। x के वर्ग का धनात्मक है तो यहां पर अनुप्रस्थ अक्ष जो होगा वो x अक्ष होगा, तो x अक्ष जो है वो अनुप्रस्थ अक्ष है
ठीक है क्या? अगर x के वर्ग का आगे का चिन्ह धनात्मक है, यहां तो 1 होना चाहिए ना। दूसरा, y अक्ष जो है वो संयुग्मी अक्ष है, कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अनुप्रस्थ अक्ष पर दो बिंदु होते हैं और दो रेखाएं होती है। ये जो दोनों रेखाएं होती है वो केंद्र के बिल्कुल पास पास में होती है, इसे कहा जाता है केंद्र, जो कि 0,0 है। ठीक है क्या? डन है। केंद्र जो है वो कितना? 0,0। ओके, क्या ये बात ठीक है? अगर ये बात ठीक है तो हमने कहा ये दो रेखाएं और हैं और इसके साथ दो बिंदु और इन रेखाओं के पास है। अब आपको दीर्घवृत्त याद होगा, मैं आपको दीर्घवृत्त एक बार बना के दिखा देता हूं थोड़ा सा। दीर्घवृत्त के अंदर जब हमने दीर्घवृत्त बनाया था तो आपने देखा था कि दोनों बिंदु केंद्र के पास पास में थे और दोनों रेखाएं केंद्र से दूर थी। यहां उल्टा है, यहां जो रेखाएं हैं वो केंद्र के पास में है और जो दोनों बिंदु है वो केंद्र से दूर है। अब आप समझ चुके हैं कि इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं और बिंदुओं को क्या कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम कहते हैं फोकस या नाभि। एक नाभि तो दूसरी भी नाभि। इसे कह सकते हैं फोकस 1, इसे कहेंगे फोकस 2। और ये जो दोनों रेखाएं हैं ये तो y अक्ष है ना, ये x अक्ष है पूरा का पूरा। ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको कहते हैं नियता। क्या कहते हैं? नियता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दीर्घवृत्त और अति परवलय में एक अंतर बताइए, तो पहला अंतर तो यही सबसे अच्छे से समझ में आना चाहिए कि दीर्घवृत्त में केंद्र के पास नाभि होती है और नियता दूर होती है ना। ये नाभि है और ये नियता है। अति परवलय में केंद्र के पास नियता होती है, नाभि दूर होती है ना। अब अति परवलय बनता कैसे है? तो अति परवलय इस तरह से बन जाता है आप लोगों के सामने, कुछ ऐसा फोटो। क्या ये बात ठीक है? ये है हमारा अति परवलय और यहां पर E का जो मान है वो सबसे पहले लिख लिया जाए। ठीक है, 1 बाय 1 सारी चीजें लिखेंगे यार। क्या ठीक है? देखो, ये जो दोनों है ना, इन्हें कहा जाता है शीर्ष। क्या कहते हैं? ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। और शीर्ष निकालने के लिए क्या करो? देखो सर, जो शीर्ष है ना वो x अक्ष पर स्थित है। बिल्कुल, अगर शीर्ष x अक्ष पर स्थित है तब मैं कहूंगा कि मैंने y का मान 0 रख दिया, क्योंकि बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0, तो x का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1, x का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो x आया प्लस माइनस a,0, जैसा कि हमने दीर्घवृत्त में देखा था। क्या ये बात ठीक है? ये जो दोनों रेखाएं हैं वो नियताएं हैं। अब आपको पता है, सब कुछ पता चल चुका है। अच्छा, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b। सर, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई तो ठीक है, समझ में आती है, यहां से यहां तक है, लेकिन संयुग्मी अक्ष को तो अति परवलय कहीं काट ही नहीं रहा, जैसा कि दीर्घवृत्त में काट रहा था। जैसे आपने कहा था कि यह दीर्घवृत्त है, यहां से यहां की लंबाई 2a और यहां से यहां की लंबाई 2a 2b, इसीलिए ये जो था वो अनुप्रस्थ या ये जो था वो दीर्घ अक्ष था, ये जो था वो लघु अक्ष था। लेकिन यहां पर तो अनुप्रस्थ अक्ष तो आपको दिखा कि चलो ये दो बिंदु है तो काट दिया, अनुप्रस्थ बोल दिया। ये लंबाई तो कहीं कटी नहीं, तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई कैसे लिखेंगे? तो रटने की बात है, 2b लिखेंगे, बात खत्म। ठीक है, कितना? 2b। तो इस शीर्ष को मैं कह सकता हूं वर्टेक्स 1 और ये वर्टेक्स 2, ये है अपना केंद्र O। तो अब आप दीर्घवृत्त की समस्या को देखो एक बार फिर से और अति परवलय को फिर से देखो, दोनों को समझने की कोशिश करो एक साथ में, 1 बाय 1 आपको बड़ा मजा आएगा। देखो, ये तो है यहां पर केंद्र, केंद्र के बाद आती थी नाभि, नाभि के बाद शीर्ष और उसके बाद ये बिंदु, मतलब उसके बाद नियता आती थी, डायरेक्ट्रिक्स। केंद्र से शुरू हुए, ठीक है, यहां पर उल्टा हो जाएगा। देखो, पहले दीर्घवृत्त में पहले केंद्र, नाभि, शीर्ष, नियता, यहां उल्टा, केंद्र, नियता, शीर्ष, नाभि, उल्टा।
मतलब यहां पर केंद्र के पास नाभि है और केंद्र के पास नियता है, उसके बाद नाभि है। आप शीर्ष निकाल चुके हैं। अब यहां पर आपको नियता और नाभि निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, ठीक है, ए और ई, है ना सर जी? देख लो फटाफट। इसका समीकरण या इसके बिंदु होते हैं ए ई कॉमा शून्य और ये ए ई कॉमा शून्य का ऋणात्मक माइनस ए ई कॉमा शून्य, और ये जो रेखा होती है वो होती है x बराबर a बटा ई और x बराबर माइनस a बटा ई। लेकिन यहां ई थोड़ा सा बदल जाता है। जब हम दीर्घवृत्त का ई लिख रहे थे तो मैं लिख रहा था 1 बटा b का वर्ग या 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग। अति परवलय में चूंकि वहां प्लस था तो यहां माइनस है, तो यहां प्लस, माइनस था तो यहां प्लस है। दीर्घवृत्त के समीकरण में x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग था, इसीलिए e में यहां माइनस था। यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। फटाफट इसे नोट कर लो और बताओ कि क्या आपको यहां कोई समस्या है या परेशानी है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो कोई बात नहीं, इसे अपन एक बढ़िया पन्ने पे मतलब एक बार फिर से इसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलो वन बाय वन चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको जो मिलना चाहिए था यहां पर वो है केंद्र 0,0, ठीक है। उसके बाद यहां अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष नाम की दो चीजें आती है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने दूसरा जो बिंदु है वो है अनुप्रस्थ अक्ष, ट्रांसवर्स एक्सिस, संयुग्मी अक्ष, कॉन्जुगेट एक्सिस। अनुप्रस्थ अक्ष जो है उसका समीकरण आप देख सकते हैं। अनुप्रस्थ अक्ष ये वाला अक्ष है जिसको आप एक्स अक्ष कह सकते हैं। तो अनुप्रस्थ अक्ष जो है उसे अपन ने कहा कि ये एक्स अक्ष है, और संयुग्मी अक्ष जो है वो वाई अक्ष है। और अगर अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी 2a के बराबर, और संयुग्मी अक्ष की लंबाई लिखी जाएगी तो 2b के बराबर लिखी जाएगी। आफ्टर दैट तीसरा केंद्र, अनुप्रस्थ अक्ष हो गए, केंद्र हो गया। उसके बाद शीर्ष, तो शीर्ष जो है वो अनुप्रस्थ अक्ष पर सदैव होते हैं। जो शीर्ष होते हैं वो कहां पर होते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष पर। तो शीर्ष जो है वो है प्लस माइनस a कॉमा 0, ठीक। a और b हमको पता है। अब आफ्टर दैट आपको दो चीजें बस e निकालना है और कुछ नहीं। तो e निकालने के लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। उत्केंद्रता जब हम अति परवलय या दीर्घवृत्त में निकालते थे तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती थी? देखो एक बार फटाफट। जब x का वर्ग बटा a का वर्ग था प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 था, इस केस में e का मान आप लिखते थे 1 बटा 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग। और यहां यह देखते थे कि b छोटा है a से, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा लिख दो e बराबर, ना ये देखना कि b छोटा है कि a छोटा है, बस इतना पता चलना चाहिए कि अनुप्रस्थ अक्ष है वो x अक्ष है। और ये पता कैसे चलेगा? x के वर्ग के आगे का चिन्ह धनात्मक, y के वर्ग का आगे का ऋणात्मक, ये एक जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। अगर आपको ऐसा मिलता है कि मान लीजिए y का वर्ग बटा 25 माइनस x का वर्ग बटा 36 बराबर -1, तो उस -1 को 1 बनाना होगा। e मिल जाए, उसके बाद आपको पांचवी चीज निकालनी होगी, नाभि। तो जैसा पहले होता था नाभि वैसा ही अभी है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस, या ए ई कॉमा 0 तो हमारे पास है ही, ई भी निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा। ये वाला ई लेना है ना, ये दीर्घवृत्त का है, इसको तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है बस। ये अति परवलय का है। ओके, नाभि हो गई सर जी, हो गई। उसके बाद नियता, तो नियता का समीकरण भी अपन लिख सकते हैं। 6 नंबर नियता का समीकरण, तो नियता क्या है? नियता है सर x बराबर प्लस माइनस a बटा ई।
मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दो रेखाएं आएगी ऐसे जो कि y अक्ष के समांतर होगी। डन। तो ये है अति परवलय, पहला केस। क्या ये बात ठीक है? अगर ठीक है तो फटाफट फटाफट बता सकते हैं, इसमें आपको कोई भी चिंता की बात नहीं होगी। क्लियर है क्या? इस पे बहुत सारे उदाहरण भी है, मतलब टेंशन की बात नहीं है। अब अगर आप चाहो तो इसे डिराइव भी कर सकते हो। कैसे? तो ये जो दो बिंदु है ना F1 F2, इनको x1 y1 या x1 x2 मान के एक बिंदु यहां P ले लो x, y, और इसकी दूरी का जो अंतर है वो सदैव समान रखो बस। बाकी ज्यादा परेशान नहीं होना, हमें बस इतना ही डिस्कस करना था। आप इसे एक बार लिख लीजिए, बड़े इत्मीनान से लिख लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां से यहां तक। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये अति परवलय हो चुका। फटाफट फटाफट एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हो कर लो। ये 0,0, ठीक है। ये a,0, तो ये -a,0, ठीक है। ये -ae,0, तो ये ae,0, ठीक। ये x बराबर ae या a बटा e, ये x बराबर -a/e। यहां पर e का मान 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग होता है, और चूंकि b का वर्ग और a का वर्ग भी धनात्मक, प्लस a, तो ये जो मान आएगा वो सदैव 1 से बड़ा आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है? ये मूल बिंदु है, ये वाला बिंदु x बटा a बटा e, 0, ये वाला बिंदु -a/e, 0, ठीक। तो इसको ऐसा भी समझ सकते हो। देखो 0,0 में मैं इन बिंदुओं को याद कैसे रखना है वो तरीका बता देता हूं। 0,0 के बाद आप गए a बटा e पर पहुंचे, ठीक है। a बटा e में अगले बिंदु के लिए आपने a का गुणा कर दिया, तो a बटा e में e का गुणा किया तो e से e चला गया, a बचा। अगले के लिए फिर आपने e का गुणा कर दिया, तो a में e का गुणा किया तो ae। वैसे ही यहां पर है, -a बटा e तक पहुंचे, फिर e का गुणा कर दिया, फिर एक और बार e का गुणा कर दिया। पर अति परवलय में ध्यान क्या रखना है? केंद्र, नियता, शीर्ष, नाभि, मतलब अभी नाभि सबसे दूर होगी। डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, दैट इज नाभि लंब जीवा। चलो डिस्कस करते हैं। नाभि लंब जीवा से हमारा तात्पर्य क्या है? एक ऐसी रेखा जो नाभि से गुजरे और अनुप्रस्थ अक्ष के लंब हो। दीर्घवृत्त में वो दीर्घ अक्ष के लंब हुआ करती थी, यहां पर किसके लंब है? अनुप्रस्थ अक्ष के लंब, मतलब एक ऐसी रेखा। तो अगर ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है और ये बिंदु S है, तो PQRS नाम के 4 बिंदु आपके सामने हैं, जो कि 2 अलग अलग नाभि लंब जीवा बना रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि क्या मैं PQRS निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक नाभि है F1 और ये दूसरी नाभि है F2, और अगर ये F1 F2 है तो F1 के निर्देशांक -ae, 0 होंगे और F2 के निर्देशांक ae, 0 होंगे। जैसा कि हमने दीर्घवृत्त में इसकी नाभि की लंबाई निकाली थी नाभि लंब की, वैसे ही निकालनी है। अब आपको यह कहा जा सकता है किसी सवाल में कि सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त में नाभि लंब की लंबाई 2b का वर्ग बटा a होती है। अति परवलय में इतनी होती है, कितनी होती है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यही इसका डेरिवेशन भी है। सुनो ध्यान से यार, क्या आपको इतनी चीज साफ दिखी कि चूंकि ये रेखा y अक्ष के समांतर है, ये है y अक्ष, तो अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उस पर x का मान सदैव समान रहना चाहिए। ये P नाम का बिंदु, Q नाम का बिंदु, R नाम का बिंदु और S नाम का बिंदु। तो अगर ये चारों बिंदु ऐसी 2 अलग अलग रेखाओं पर स्थित है जो कि y अक्ष के समांतर है, तो P और Q पर x का मान सदैव समान रहना चाहिए। और चूंकि एक बिंदु पर -ae है तो P पर और Q पर -ae और -ae रहना चाहिए। उसी तरह R पर ae और ae रहना चाहिए। तो x निर्देशांक तो आपने नाभि लंब का निकाल लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द y निर्देशांक और y एक्सिस।
तो वो निकालने के लिए हमें इसके समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं कि यार इसका जो समीकरण है वो बड़ा सिंपल है ना। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि अति परवलय का समीकरण ऐसा होता है। अब ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनका x निर्देशांक AE या माइनस AE है, तो अगर आप यहां पर x का मान प्लस माइनस AE रखोगे तो x का जो वर्ग है वो प्लस वाले के लिए और माइनस वाले के लिए सेम आ जाएगा। रख के देख लो y का मान क्या आता है, हमारा यही टारगेट है। तो अगर मैं रखता हूं तो a का वर्ग e का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, या e का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, और वी कैन से दैट e का वर्ग प्लस या e का वर्ग माइनस 1 बराबर y का वर्ग b का वर्ग। अब अति परवलय के अंदर e का मान कितना, हाइपरबोला में e का मान कितना होता है? तो सर जी e का जो मान होता है वो होता है 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग का वर्गमूल। तो अगर e का वर्ग करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, बिल्कुल। तो 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस 1 बराबर y का वर्ग बटा b का वर्ग, क्योंकि ये माइनस 1 तो यहां था, माइनस 1 से माइनस गया, b के वर्ग को यहां गुणा किया तो b की घात 4 बटा a का वर्ग बराबर y का वर्ग, और y का मान 2 आया, प्लस माइनस b का वर्ग बटा a। प्लस माइनस b का वर्ग बटा a कहने का मतलब है कि एक बार y का मान प्लस b का वर्ग बटा a आएगा, और प्लस b का वर्ग बटा a धनात्मक y इन दोनों बिंदुओं पर रह सकता है। तो p और s पर b का वर्ग बटा a y निर्देशांक मिलेगा, और r और q पर चूंकि ऋणात्मक y स्थित हो सकता है तो r और q पर ऋणात्मक y मिलेगा, जिसका मान होगा माइनस b का वर्ग बटा a और माइनस b का वर्ग बटा a। अब आपसे पूछा जाए कि नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी है, तो यदि x अक्ष पर कोई भी दो बिंदु है या x अक्ष के समांतर बिंदु है p और q, है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, माइनस ए बी का वर्ग बटा ए और माइनस बी का वर्ग बटा ए। तो माइनस ए सुनो ध्यान से, यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, या सॉरी यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है और यहां पर दो बिंदु है अल्फा कॉमा बीटा, अब चूंकि y अक्ष के समांतर है तो इसका x निर्देशांक समान रहेगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो बीटा माइनस गामा होगी, उसका धनात्मक मान जो है वो होगी दूरी इन दोनों के बीच की, ये जो दूरी है। तो अगर मुझे p और q की दूरी निकालनी है तो वो हो जाएगी b का वर्ग बटा a माइनस बी का वर्ग बटा ए, और कुल मिलाकर पी क्यू बराबर 2b का वर्ग बटा ए। और अगर आपको याद हो तो यही लंबाई हम लोग दीर्घवृत्त में भी लिखते थे। तो यहां पर नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो होती है पी क्यू बराबर आर एस, जो कि 2b का वर्ग बराबर ए है, और यही है नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कितनी सर जी? यह है नाभिलंब जीवा की लंबाई। डन है। सो अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हमें याद रखना है आने वाले समय तक, मतलब आने वाले कुछ लेक्चर तक। चलिए, तो इस तरह से ये दीर्घवृत्त हमारे सामने या ये अति परवलय हमारे सामने समाप्त हो जाता है। उत्केंद्रता अपन निकाल चुके हैं। उत्केंद्रता यहां पर 1 बटा या ई का जो मान है वो वर्गमूल 1 प्लस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग होता है। क्या ये क्लियर है? चलिए, ये पहला समीकरण है, मतलब अति परवलय का मानक समीकरण। अगर अति परवलय ऐसा है तो समीकरण हमारे लिए ऐसा होगा x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस
y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। और इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्या डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो बिंदु है वो 0,0 है, ये -ae,0, ये ae,0, ये a,0, ये -a,0 है ना जी। फटाफट लिख लो एक बार फिर से। इनको रटना पड़ेगा यार, बहुत कुछ, मतलब रटना क्या पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बार बार, तब जाके चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। और दो ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें नियता कहा जाता है, जो कि ऐसे निकल जाती है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। x बराबर -a/e और x बराबर a/e। डन डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ऐसा भी तो अतिपरवलय हो सकता है, हमने x अक्ष की तरफ बनाया, अतिपरवलय y अक्ष की तरफ भी हो सकता है ना। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो ऐसा किया था, मतलब जिस तरह से हमने दीर्घवृत्त के दो केस पढ़े थे कि दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष x अक्ष हो सकता है या दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष y अक्ष हो सकता है, यहां पर भी ऐसा संभव है। अब इस वाले केस को कैसे देखेंगे एक बार फटाफट देखिए। अब देखो याद रखना कुछ नहीं है, इस अतिपरवलय का जो समीकरण था वो हमने लिखा था x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। ठीक है, ये वाले अतिपरवलय का समीकरण ऐसा था कब, जब x के आगे या x अक्ष जो था वो अनुप्रस्थ अक्ष था। अगर y अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष हो जाता है तो क्या इस वाले अतिपरवलय का समीकरण लिखने में मैं ऐसा लिख सकता हूं, y का वर्ग बटा b का वर्ग माइनस x का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1। या अगर आपको x के वर्ग को आगे देखने की इच्छा हो तो ऐसा लिखा जा सकता है, x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर -1। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अक्ष है y धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि अनुप्रस्थ अक्ष अभी कौन है, धन है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली हमने इस तरह के अतिपरवलय के बारे में भी ज्यादा बातें करनी है, तो फटाफट बिंदु लिख ले। बिंदु क्या है? ये तो बिंदु है सर 0,0, जिसे अपन ने केंद्र कहा है। ये अक्ष है तो 0,b और 0,-b हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष का बिंदु है ना, x निर्देशांक 0, ये x अक्ष का है। यही हमारा अनुप्रस्थ अक्ष है। और ये कौन सा है? संयुग्मी। ठीक है, उसके बाद दो रेखाएं ऐसी जाएगी जिन्हें अपन नियता कहेंगे, और इनका जो समीकरण होगा ये नियताएं कहलाएगी। और नियता का समीकरण अब होगा y बराबर प्लस माइनस b बटा ई। y बराबर प्लस माइनस b बटा ई, ये भी ठीक है। और उसके बाद ये जो होगा ये होगा 0,be और ये होगा 0,-be, जिसे आप फोकस कहेंगे F1 और दूसरा F2। तो कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं और कुछ नहीं है, इनको याद रखना है बस। जैसा हमने दीर्घवृत्त में याद रखा था वैसे ही हमें अतिपरवलय में भी याद रखना है। डन है क्या? चलिए, तो कुछ स्पेशल केसेस अगर हो सकते हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ स्पेशल और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, कुछ छोटे छोटे 2-3 स्पेशल केसेस उदाहरण पर जाने से पहले वो भी देख सकते हो। देखो, अगर आपको कोई अतिपरवलय या कोई समीकरण ऐसा दिया है, x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। अब यहां a b से बड़ा है या b a से बड़ा है, तो आप इसे दीर्घवृत्त कहते हैं, है ना। यहां a का वर्ग b के वर्ग के बराबर नहीं है, ऐसे ही होता है। और यदि a का वर्ग b के वर्ग के बराबर हो जाता है, जैसे ये ऐसा लिखा है, प्लस y का वर्ग बराबर b का वर्ग बराबर 1, और यहां पर a का वर्ग अगर b के वर्ग के बराबर हो जाता है तो ये समीकरण बन जाता है x का वर्ग बटा y का वर्ग बराबर a का वर्ग, है ना। और यहां पर ये सरल रेखा या यहां पर ये वृत्त बन जाता है ना। ठीक है,
अच्छा, अगर ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, अब तीसरा केस। अगर कोई समीकरण ऐसा दिया है x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, तो ये अति परवलय है। जहां पर a का वर्ग b के वर्ग के बराबर नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जहां पर x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 हो जाए और a का वर्ग अगर b के वर्ग के बराबर हो जाए, तो यहां जो समीकरण बनता है वो बनता है x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर a का वर्ग। और यह अति परवलय तो होता है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिसे आप कहते हैं समकोणीय अति परवलय। कौन सा? समकोणीय अति परवलय। और समकोणीय अति परवलय में एक स्पेशल केस यह है कि चूंकि हमें पता है क्या कि E का मान सदैव किसी भी अति परवलय में 1 बटा b का वर्ग बटा a का वर्ग होता है। हां, तो चूंकि यहां a और b बराबर है तो E का मान आ जाएगा 1 प्लस 1 मतलब √2। E का मान कितना? √2। किसमें? समकोणीय अति परवलय में। तो क्या यह ध्यान रहेगा समकोणीय अति परवलय में E का मान सदैव √2 होता है? या तो किताब में किसी सवाल में या फिर बहुविकल्पीय सवाल में पूछा जा सकता है। चौथा केस एक और हो सकता है कि ये क्या होगा फिर, अगर a की जगह शून्य हो जाए। यहां a और b कभी भी शून्य नहीं है ना। इन तीनों केस में ना तो a कभी शून्य है ना b कभी शून्य है, ध्यान रखना इस बात का। अगर a शून्य हो जाता है समकोणीय अति परवलय के केस में तो क्या होगा? तो भाई साहब ये जो है ना वो दोनों रेखा युग्म बनाएंगे। कैसे? इनको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वो बेटर तरीका है y का वर्ग बराबर x का वर्ग, या फिर y बराबर प्लस माइनस x। y बराबर प्लस माइनस x मतलब या तो y x के बराबर है या y माइनस x के बराबर है। और इस केस में दो रेखाएं हैं, y बराबर x और y बराबर माइनस x, ये रेखा युग्म होते हैं। देख लो, थोड़ी थोड़ी चीजें बदली मैंने, बस एक बार प्लस, प्लस की जगह माइनस, एक बार a और b बराबर, तो आपको दीर्घवृत्त, वृत्त, अति परवलय, समकोणीय अति परवलय और रेखा युग्म मिल चुका है। क्या ये बात ठीक है? अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब अपन सवाल करते हैं बहुत सारे। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। और पहला सवाल, निम्नलिखित अति परवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको यहां शीर्ष निकालना है, नाभि निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है और नाभि लंब जीवा की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले इस अति परवलय की तुलना, मतलब आपके सामने 14वें प्रश्न में शायद बहुत सारे विकल्प हैं, इसीलिए आपको एक करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी तुलना की गई x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 से। अब आप यहां देखते हो कि a का वर्ग b के वर्ग से छोटा है, लेकिन हमने देखा कि अति परवलय में यह नहीं देखना है कि a का वर्ग छोटा है कि b का वर्ग छोटा है। हमें यह देखना है कि x के वर्ग के आगे ऋणात्मक चिन्ह है कि y के वर्ग के आगे ऋणात्मक चिन्ह है। x के वर्ग के आगे धनात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक y के आगे, मतलब जो x अक्ष है वो अनुप्रस्थ अक्ष होगा। अगर x के वर्ग के आगे धनात्मक चिन्ह है तो x अक्ष जो है वो अनुप्रस्थ अक्ष होगा। तो इस केस में जो परवलय का फोटो बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए, परवलय नहीं अति परवलय। वेट वेट वेट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ठीक है क्या? ये है अति परवलय। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यार, हमने इसको डिस्कशन किया था। डिस्कशन ये किया था कि अगर ये अति परवलय ऐसा है x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, तो ये जो बिंदु है ना वो होता है a, 0
और ये जो बिंदु है वो होता है -a,0, जिसे मैं शीर्ष कहता हूं। तो क्या शीर्ष निकालने के लिए मुझे कुछ निकालने की आवश्यकता है? नहीं, शीर्ष तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो अगर शीर्ष के बारे में बातें की जाए तो शीर्ष होता है +-a,0। अब चूंकि तुलना करोगे तो a का वर्ग तो 9 के बराबर है, तो a का मान मिलेगा 3। तो शीर्ष हुए +-3,0। क्या पहली जवाब आपको मिला? शीर्ष मिल चुके हैं। नाभियों के निर्देशांक निकालने के लिए उत्केंद्रता निकालनी होगी। ठीक है, उत्केंद्रता निकालते हैं, नाभियों के निर्देशांक निकालते हैं। चलो नाभि लंब जीवा भी पहले निकाल लेते हैं तो सरल है यार। नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b का वर्ग बटा a। अब b का वर्ग तो 16 है ना, तुलना करके देख लो b का वर्ग किसके बराबर? 16 के बराबर। और तो b का मान 4 के बराबर है, वो बात अलग है। तो ये मिला 2 गुणा 16/3, मतलब 32/3। यह आपका दूसरा जवाब है इसी सवाल के पार्ट में। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नाभियों के निर्देशांक के बारे में, और उसके लिए पहले निकालनी पड़ेगी उत्केंद्रता। E का मान अति परवलय के केस में यहां प्लस हो जाता है बस। तो अगर अति परवलय के केस में यहां प्लस हो जाएगा तो E और बाकी चीजें निकालने के लिए B का वर्ग तो 16 और ये 9, तो 16 और 9 हुए 25, मतलब 5/3। E का मान कितना? 5/3। अब आपको क्या चाहिए? शीर्ष या नाभियां चाहिए। नाभियां कहां होती है सर? तो नाभियां जो है अति परवलय के केस में यहां नाम के 2 बिंदु होते हैं, AE,0 और -AE,0। तो अगर नाभियों के बारे में बात करें तो ये होती है +-AE,0, और अगर +-AE,0 होती है तो +-A का मतलब 3, E का मतलब 5/3,0, और अल्टीमेटली हमें मिलता है +-5,0। ये रही नाभियां। तो ये है आपके फाइनल आंसर, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और 2 ये वाले। डन है? फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए, कोई परेशानी आए तो बता सकते हैं। अगले सवाल पे बढ़े, चलो यार आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अति परवलयों के शीर्षों और नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई। सवाल वही है, आपको समीकरण दिया है, इन चीजों के बारे में पता करना है। तो 1 बाय 1 पहले समीकरण को ध्यान से देखो। जब तक समीकरण को ध्यान से देखोगे नहीं, चीजों को बराबर से एनालाइज नहीं कर पाओगे। अब देखो यार, आपने 16 से भाग दे दिया तो y का वर्ग बटा 16 माइनस x का वर्ग बराबर ऐसा कुछ। और ये जो अति परवलय होता है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, ये केस थोड़ा अलग हो जाता है। अलग क्या हो जाता है सर जी? 1 बाय 1 दोनों को फिर से देख ले, देख लो यार, है ना। चीजों को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। ये समीकरण में x का वर्ग बटा a का वर्ग और y का वर्ग माइनस बटा b का वर्ग बराबर 1 होता है। तो यहां x का वर्ग बटा a का वर्ग, लेकिन ये घटता है y का वर्ग बटा b के वर्ग से बराबर 1 होता है। मतलब यहां y धनात्मक होता है। कब? जब समीकरण ऐसा बनता है। ठीक है क्या? अपन इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। मतलब जो अति परवलय है वो y के सापेक्ष सममित होता है, या उसका जो अनुप्रस्थ अक्ष होता है वो y अक्ष के सापेक्ष होता है। क्लियर है क्या? नाउ आगे देखो एक छोटी सी और कहानी। यहां पर E का मान अगर 1/b का वर्ग बटा a का वर्ग होता है, तो यहां पर E का मान 1 + a का वर्ग बटा b का वर्ग हो जाएगा, है ना। देख लो क्यों? क्योंकि यहां a का काम b कर रहा है, b का काम a कर रहा है। यहां a का वर्ग वाली संख्या धनात्मक थी तो नीचे आया था,
b का वर्ग वाली ऋणात्मक थी तो ये ऊपर आया था, यहां उल्टा है। बस बाकी शीर्ष वीर्ष के बारे में ज़्यादा चिंता करने की बात है नहीं, क्योंकि वो तो आप फोटो बनाने के बाद वैसे ही निकाल सकते हो कि ये वाले बिंदु कौन कौन से हैं। देखो फटाफट, फोटो अपन ने बनाया, ऐसा बन गया। पहली बात शीर्ष, तो ये वाला जो शीर्ष है, दोनों शीर्ष हैं, उनको निकालने का तरीका क्या है सर जी? तो शीर्ष निकालने के लिए आपको पता है कि शीर्ष y अक्ष के दो बिंदु है ना, ये y अक्ष ही तो है, भले ही अनुप्रस्थ अक्ष है लेकिन अभी तो ये y अक्ष है, और y अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसका x निर्देशांक 0 है ना सर जी? ठीक है, तो हमने इसकी तुलना की x या y का वर्ग बटा b का वर्ग के साथ। किसके साथ? y का वर्ग बटा b के वर्ग के साथ माइनस x का वर्ग बटा a के वर्ग के साथ बराबर 1। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा जाए तो इस केस में b का वर्ग तो है 16 के बराबर, मतलब b का मान आया 4। a का वर्ग 1 के बराबर है तो यहां पर भी a का मान 1 ही आएगा। सो सबसे पहले अगर आप यहां पर शीर्ष के बारे में बात करते हैं तो शीर्ष बड़ा सरल है। कैसे सर जी? देखो, शीर्ष का मतलब क्या था? शीर्ष का मतलब था कि ये दोनों बिंदु, तो जहां पर ये कट करता है y अक्ष को, वहां x का मान 0 रख दो, तो y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, मतलब 0 प्लस माइनस b। डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, 0 b और 0 माइनस b। तो b का मान चूंकि 4 है तो शीर्ष का मान मिलेगा 0 प्लस माइनस 4। उत्केंद्रता और नाभियों के निर्देशांक निकालने के लिए उत्केंद्रता की आवश्यकता है, लेकिन नाभिलंब जीवा तो निकाल सकते हैं। नाभिलंब, अब देखो इस वाले केस में जो नाभिलंब है ना, नाभिलंब जो है उसकी लंबाई अगर आपसे कोई बोले तो आपने अभी डिराइव किया था कि सर ये 2b का वर्ग बटा a है। अब यहां a और b आपस में बदल जाएंगे, तो यहां पर नाभिलंब कितना, यहां पर नाभिलंब कितना, 2a का वर्ग बटा b है ना, उल्टा, बस कुछ नहीं, a की जगह b और b की जगह a। तो यहां पर नाभिलंब कितना, 2a का वर्ग बटा b। अब भाई साहब 2a का वर्ग मतलब 1, b का मतलब 4, तो 1 बटा 2। क्या ये भी ठीक है? ये भी ठीक है। तीसरी बात, अब आती है उत्केंद्रता की बात, है ना। तो चूंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर e का जो मान होगा वो 1 बटा a का वर्ग बटा b का वर्ग होगा। तो a का वर्ग तो 1, b का वर्ग 16, तो 1 प्लस 1 बटा 16 का वर्गमूल, तो 16 और 1 17, वर्गमूल से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन ये तो आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, ई भी निकल गया। उसके बाद नाभियां, तो नाभियां बड़ी सिंपल है, ई निकलने के बाद नाभियों को कोई काम नहीं है। देखो शीर्ष के निर्देशांक में ई का गुणा कर दोगे तो नाभियां आ जाएगी, तो क्या होती है 0 प्लस माइनस बीई, मतलब 0 प्लस माइनस, बी का मतलब √17, ठीक है, या b का मतलब 4, e का मतलब √17 बटा 4। तो भाई साहब ये आपस में कटने के बाद प्लस माइनस √17, फिनिश। तो इस तरह से शीर्ष, नाभिलंब, उत्केंद्रता और नाभियां निकल चुकी है। इस प्रश्न में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है यार। ये तो आगे बढ़े प्रश्न नंबर या उदाहरण नंबर 15 की तरफ। नाभियां 0,3 और शीर्ष 0,√11 बटा 2 वाले अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको समीकरण ज्ञात करना है। इस प्रश्न में आपको नाभियां दी है और शीर्ष दिए हुए हैं। अब एक छोटी सी बात यह है कि सबसे पहले नाभियां स्थित कहां पर है, तो नाभियां है y अक्ष पर स्थित। देखो कहां पर है, नाभियां y अक्ष पर स्थित है, 0, प्लस माइनस 3, और जो शीर्ष है वो 0, प्लस माइनस √11 बटा 2 है। मतलब दोनों के दोनों y अक्ष पर स्थित है।
और अगर दोनों के दोनों y अक्ष पर स्थित हैं तो अति परवलय का जो फोटो बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है क्या? ठीक है। नाभिया 0,3 या 0,-3, तो 0,-3 तो या 0,3 और -3 यहां आनी चाहिए। ठीक है। शीर्ष √11/2,0 और यहां पर 0,-√11/2। सो इफ वी थिंक कि यार नाभियां कितनी होती है, तो नाभियां होती है 0,± और शीर्ष 0,± तो कंपेयर करने पर b का मान तो √11/2 और BE का मान 3 आ जाएगा। इस केस में उत्केंद्रता कितनी होती है, क्योंकि बिना उत्केंद्रता के आप ये नहीं निकाल सकते कि a का मान कितना है, आपको बस a का मान चाहिए। a का मान मिलेगा तो फिर यही वाला समीकरण लगाना है, y का वर्ग बटा b का वर्ग, x का वर्ग बटा a का वर्ग। क्लियर है क्या? तो b का मान तो है। अब चूंकि मुझे पता है कि इस केंद्र में उत्केंद्रता कितनी होती है, तो उत्केंद्रता सर यहां पर a का वर्ग बटा b का वर्ग हो जाती है। एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी है, मतलब बहुत ही कम प्रयोग किया गया है, वहां उनने c निकाल के किया है, उससे बेटर ये तरीका है। ठीक है, आसान रहेगी सवालों को हल करने में। तो 1 + a का वर्ग बटा b का वर्ग, तो ये मिलेगा 1 + a का वर्ग बटा b का वर्ग। अब e का मान कैसे निकलेगा? e का मान यहां से निकल सकता है, ना भी निकालो तो दोनों साइड वर्ग करके लिखोगे तो b का वर्ग e का वर्ग बराबर b का वर्ग प्लस a का वर्ग। b का वर्ग e का वर्ग मतलब 3 है ना, तो 3 का वर्ग बराबर b का वर्ग 11/4 प्लस a का वर्ग। कैसे? इसका वर्ग करोगे तो 11/4, 9 - 11/4, 9 - 11/4 बराबर a का वर्ग। तो 9 चौक 36, 36 में से 11 गए तो 25, तो 25/4 बराबर a का वर्ग। तो अब जो समीकरण आपको चाहिए, इस केस में जो समीकरण होता है वो कितना होता है, फटाफट बताओ। समीकरण इस वाले केस में जब परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष होता है तो y का वर्ग बटा b का वर्ग माइनस x का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1। अब b का वर्ग तो 11/2 है, तो अपन ने 11/2 का वर्ग कर दिया। b जो है वो 11/2 है, तो y का वर्ग बटा 11/4 माइनस x का वर्ग 25/4 बराबर 1। ये आपका आंसर है, अगर इसको सिंपल नहीं भी करो तो भी। और अगर सरल करो तो 4 को तो अपन लघुत्तम लेके इधर उधर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 × 25 मतलब 100 y का वर्ग माइनस 4 × 11 मतलब 44 x का वर्ग बराबर कितना, 25 का 11 में गुणा किया तो 25 एकम 25 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27। सो ये आपका आंसर है दूसरे तरीके से, मतलब लघुत्तम लेके इसको सरल कर लिया। तो इस तरह से इस अति परवलय का समीकरण यहां पर निकला। अति परवलय कैसा था? ऐसा था, इसलिए समीकरण y का वर्ग बटा b का वर्ग माइनस x का वर्ग बटा a का वर्ग। इस प्रश्न में आपको 2 बिंदु दिए गए थे, शीर्ष और नाभि। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया जाता है। उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0,±12 है। ठीक है, और नाभीय जीवा की लंबाई 36 है। ओके ग्रेट, कोई बात नहीं। ये जो अति परवलय है, सबसे जरूरी बात यहां पर इस अति परवलय को देखने के बाद आपको यह बोला है कि नाभियां ±0,±12 है। 0,±12 यहां पर स्थित है, 0,12 और 0,-12, और इसके लिए आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसा समीकरण होना चाहिए। अगर ये ऐसा समीकरण होना चाहिए तो हमें जो समीकरण चाहिए वास्तव में वो ऐसा है। जो समीकरण हमें चाहिए y का वर्ग बटा b का वर्ग माइनस
x का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1। क्लियर है? क्लियर है। आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया गया है नाभियां। देखो फटाफट फटाफट क्या दिया है। नाभि कितना होता है? 0, ±12। और चूंकि मुझे पता है कि ये 0, ±12 0, +BE और 0, -BE के बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये चीज BE के बराबर है 0, ±BE? तो कहना इससे कि B गुणा E का मान तो 12 आया। पहली चीज जो हमें काम में आ सकती है यहां पर। ठीक है, दूसरी वस्तु यहां क्या है? दूसरी दी है आपको नाभि लंब जीवा। अब नाभि लंब जीवा की लंबाई है ना, नाभि लंब जीवा लेटस रेक्टम की लंबाई ये दी है 36 के बराबर। और इस तरह के परवलय में नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b का वर्ग बटा a होती है। मतलब ये किसके बराबर होनी चाहिए? या 2a का वर्ग बटा b के बराबर। ऐसा कुछ आप इसको थोड़ा सरल करके ऐसा लिख सकते हैं खूब से खूब कि 18 बराबर a का वर्ग साथ में b। अब यहां से आपके सामने कुछ कुछ धर्म संकट आने की तैयारी में है। एक बड़ा सा कैलकुलेशन क्यों? क्योंकि आपको a का वर्ग और b दिया है, साथ में b गुणा e दिया है। ठीक है, अच्छा अपन e के कैलकुलेशन से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह के परवलय में e का मान वर्गमूल 1 + a का वर्ग बटा b का वर्ग होता है। तो चूंकि e बराबर वर्गमूल के अंदर 1 + a का वर्ग बटा b का वर्ग, दोनों जगह गुणा करोगे या वर्ग करोगे तो b का वर्ग e का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये तो होता ही आया है। हां जी, अब b का वर्ग e का वर्ग ये है सर हमारे पास मान कितना है? 12। तो 12 बराबर a का वर्ग दिया है क्या? नहीं दिया है। लेकिन यहां से मैं लिख सकता हूं कि a का जो वर्ग है वो 18b के बराबर लिखा जा सकता है। देख लो, लिख सकते हैं। इसमें चिंता की कोई बात है क्या? नहीं है। चलो, तो a का वर्ग बराबर 18b है, तो इसको तो लिख देंगे 12 का वर्ग, क्योंकि b e का वर्ग है। ये 18b प्लस b का वर्ग। तो भाई साहब ये तो हुआ b का वर्ग प्लस 18b माइनस 144, क्योंकि 12 का वर्ग बराबर 0। अब द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। 144 के गुणनखंड करो सबसे पहले तो 144 होता है 12 गुणा 12। ठीक है, अब 12 के अभाज्य गुणनखंड बड़ी आसानी से कर सकते हो। 2 तो 2 बार आता है और 1 बार आता है 3। 2 2 3। ठीक है, तो आपके सामने 144 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो ऐसे हो गए। अब इनकी मदद से आपको 18 बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं 9 और 16 लेता हूं, इन चारों को ले लिया और इन तीनों को दोनों को ले लिया, तो 9 और 16 18 नहीं होते। हाँ, 8 और 18 26 हो जाते हैं, दिक्कत हो जाएगी। क्या हम 24 और 6 की मदद से 18 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो b का वर्ग प्लस 24b माइनस 6b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। और इन दिस केस अगर b को बाहर निकाले तो b प्लस 24 माइनस 6 को बाहर निकाले तो भी b प्लस 24 बराबर 0। अगर आपने यहां से b प्लस 24 को बाहर निकाल लिया तो यहां से b माइनस 6 बच जाएगा, तो यहां से b के मान 2 आएंगे। b बराबर माइनस 24, b बराबर 6। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो मान है ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए संभव नहीं है। तो b का मान कितना? 6 आया। अच्छा, अगर b का मान 6 है तो a का मान कितना? a का वर्ग कितना? सर a का वर्ग तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि b का मान 6 है तो 18 गुणा 6 108। तो a का वर्ग 108, b का मान 6,
समीकरण सीधा सीधा y का वर्ग बटा 6 का वर्ग मतलब 36 माइनस x का वर्ग बटा a का वर्ग 108 बराबर 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इतनी सी बात है। तो इस तरह से हमने अति परवलय को समझा, अति परवलय के उदाहरण किए और अति परवलय के प्रश्न किए। चलिए इस लेक्चर को यही रोकते हैं, परंतु अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के इस लेक्चर्स को YouTube पर देख रहे हैं तो आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। वहां पर आपको CBSE हिंदी माध्यम में जाना है, कक्षा 11वीं का चयन करना है। जैसे आप कक्षा 11वीं का चयन करेंगे आपको गणित विषय की NCERT का चीजें दिखेगी, आपने उस पर क्लिक किया, यहाँ कोर्स की जानकारी होगी और नीचे बहुत सारे अध्याय होंगे। जिस अध्याय पे आप क्लिक करेंगे उसके संपूर्ण वीडियो आपको दिख जाएंगे, जिस टॉपिक के नाम लिखा रहेंगे, टॉपिक पे क्लिक करोगे वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, खत्म। बाकी आपको पता ही कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, हिंदी अंग्रेजी माध्यम में हो, आपको मैग्नेट ब्रेन्स सब कुछ मुफ्त पढ़ाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ चैनल और वीडियो को शेयर। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।